बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर राशिद महमूद खान है, MBBS MPhil फार्माकोलॉजी, पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद। आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस करना है कि प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग क्या है और इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं या बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग क्या है। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग इज द रिटन ऑर्डर बाय ए competent health care professional to a pharmacist for a treatment to be provided to his her patient। डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में जो प्रिस्क्रिप्शन होती है, मेडिसिन लिखी जाती है, उसको हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। सेकेंड नंबर पे ये क्या है कि इट इज़ ए रिटन डायरेक्शन फॉर प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए रेमेडी। ये आप फार्मासिस्ट या अपने डिस्पेंसर को हदायत दे रहे होते हो या बता रहे होते हो कि आपने जो मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब की है उसको कौन से रूट से देना है, कितनी दफ़ा देना है और उसकी प्रिपरेशन जो है उसको तैयार कैसे करना है आपने। थर्डली, ये प्रिस्क्रिप्शन इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ये एनी कोर्ट ऑफ लॉ में जो है आपका इसको एज ए एविडेंस के तौर पे पेश किया जा सकता है और इसकी बेस पे समटाइम्स डिसीजंस होते हैं। आपको भी प्लेंटी पड़ सकती है इसमें अगर आपकी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो रॉन्ग हो, या उसको एज ए डिफरेंट जो होते हैं मुकदमात होते हैं उनमें भी पेशेंट्स जो हैं, वेदर किसी ने मेडिकल लीव पे जाना है, किसी ने मेडिकल ग्राउंड्स पे कोई अपनी मुकदमे में पैरवी करनी हो रही होती है, तो वहाँ पे इसको प्रेजेंट किया जा सकता है। या कि किसी जगह पे आपकी नेग्लिजेंस है तो उसको भी कोर्ट में इस आपकी प्रिस्क्रिप्शन को प्रेजेंट किया जा सकता है। अब जो पहला लेक्चर था उसमें हमने देखा कि प्रिस्क्रिप्शन जो है उसको हमने कैसे लिखना है, उसके कौन से पार्ट्स हैं और किस पे आपने एम्फसाइज करना है। अब इस वाले लेक्चर में हमने ये देखना है कि जो आप प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हो उसमें हम कम से कम जो है गलतियाँ कैसे कर सकते हैं, क्या हमें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी चाहिए कि जिसके साथ जो हमारी प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग है वो इम्प्रूव हो सके और उसमें गलती के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएं। ये इसमें सबसे पहले तो आपने यूज़ मेट्रिक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्लियर होना चाहिए, मेट्रिक होने चाहिए आपको यूनिट्स, ताकि प्रिस्क्रिप्शन जो है वो क्लियर हो। सेकंड वन ये है, यूज़ लीडिंग ज़ीरो व्हेन प्रिस्क्राइबिंग फ्रिक्शन। जब आपने फ्रिक्शन किसी भी डोज का लिखना है, ड्रग का लिखना है, तो उसको आपने उससे पहले ज़ीरो लगाना है। फॉर एग्जांपल आप राइट 5.05 मिलीग्राम इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओनली 0.5 मिलीग्राम्स। थर्ड पॉइंट ये है कि यू नेवर यूज ट्रेलिंग ज़ीरो, राइट 2 मिलीग्राम नॉट 2.0 मिलीग्राम। आपने आगे पॉइंट के आगे ज़ीरो नहीं डालना, क्योंकि ये इससे क्या हो सकता है कि मिसरीड हो सकता है 20 मिलीग्राम या 5, जैसे कि हमने ऊपर देखा है कि 5 है, 5.0 अगर आप लगाओगे तो 50 मिलीग्राम एंड सो ऑन। जो है इसमें गलती के चांसेस हो सकते हैं कि जो आपका डिस्पेंसर है या फार्मासिस्ट है उसको मिसरीड करे उस डोज को
और इंस्टेड ऑफ 2 मिलीग्राम उसको 20 मिलीग्राम जो है वो ड्रग की दे दे, जो कि उसके लिए लीथल हो सकती है। अब उसमें आपने एब्रीवेशन को यूज़ करने से भी अवॉइड करना है, क्योंकि एब्रीवेशन जो हैं वो उस वक्त आप यूज़ कर सकते हैं जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में या अपने डिस्पेंसर से आप एब्रीवेशंस में बता सकते हैं। लेकिन जब आपने प्रिस्क्रिप्शन देनी है फार्मासिस्ट के लिए, मेडिकल स्टोर्स के लिए, तो उसमें आपने एब्रीवेशन यूज़ नहीं करनी, क्योंकि उससे गलत मेडिकेशन जो है वो पेशेंट को जा सकती है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि अगर फॉर ड्रग्स हैविंग लुक अलाइक और साउंड अलाइक, जो एक तरह से नज़र आ रही हैं या जिनके स्पेलिंग बोलने में एक जैसे साउंड दे रहे हैं, उनको आपने कोशिश करें कि इट इज़ हेल्पफुल टू राइट बोथ द ब्रांड एंड जेनरिक नेम्स। उसमें ऊपर आप उसका ट्रेड नेम लिख दें जिस नाम से वो मार्केट हो रही है, और उसमें नीचे ब्रैकेट में उसका जेनरिक नेम भी जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डाइनल जो है एंटी डायबिटिक ड्रग्स है, इसमें ग्लाइबिनक्लामाइड जो है वो प्रेजेंट होता है। सिमिलरली एक जो मार्केट का रही है डोमल के नाम से, उसमें डोम पेरिडोन है। डाइनल और डोमल जो है समटाइम्स मिस रीड हो जाती हैं, और वो डोमल की जगह पे डाइनल या डाइनल की जगह पे डोमल जो है वो पेशेंट को दे देते हैं। तो इसलिए उसका कोशिश करें कि जो आपको शक है या जिसमें दो तीन तरह के नाम मिक्स हो रहे हैं, तो उसमें ब्रांड नेम ही लिखें और नीचे ब्रैकेट में उसका जेनरिक नेम जो है उसको आपने प्रिस्क्राइब करना होता है। सिक्स पॉइंट ये है कि इफ़ डोजेज नीड कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट, जैसा कि हम बच्चों में करते हैं कि डोज को कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, इट इज़ वाइज टू राइट कैलकुलेटेड डोज एज वेल एज डोजिंग फार्मूला। उसमें आपने उसमें भी बेहतर होता है कि आपने उसकी डोज भी लिखें और डोजिंग फार्मूला भी जो आप फॉलो कर रहे हो उसको भी लिख दें, सो दैट कि फार्मासिस्ट को या आपके डिस्पेंसर को उसको दोबारा से कैलकुलेट अगर करना चाहे तो कर ले, या पेशेंट भी इवन समटाइम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उससे जो एरर आपकी डोज कैलकुलेशन में समटाइम्स आ सकता है, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स जो एरर आ सकता है वो करेक्ट हो जाए, या वो आपसे दोबारा कंसल्ट कर ले कि ये डोज आपने इस तरीके से कैलकुलेट की है और लेकिन ये इस तरीके से आ रही है, तो इसको हम रिवाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस एरर को ख़त्म करने के लिए आपने डोज भी लिखनी है ड्रग की और डोजिंग फार्मूला भी लिखना है। फॉर एग्जांपल 500 मिलीग्राम आप देना चाह रहे हो 12 अर्ली, और उसमें आपने जो फार्मूला है आपका 25 मिलीग्राम पर केजी पर डे के लिहाज से आप देना चाह रहे हो, तो नीचे आपने उसका फार्मूला भी जो है उसको भी मेंशन कर देना है। 7 पॉइंट इसमें ये है कि इट इज़ ऑलवेज ए गुड हैबिट टू मेंशन द स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकेशन, इवन it is believed that only one strength of the product is available in the market। ये आपके लिए अच्छी आदत होती है कि उसकी आगे स्ट्रेंथ जो है 20 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, या कोई भी स्ट्रेंथ है वो आप उसको मेंशन करें। समटाइम्स हम किसी ड्रग का नाम लिख देते हैं लेकिन उसकी स्ट्रेंथ लिखना भूल जाते हैं, तो फार्मासिस्ट जो है वो अपनी मर्ज़ी से उसको डोज दे देता है। फॉर एग्जांपल आपकी अटीनोलोल जो है 25 मिलीग्राम में भी आती है, 50 मिलीग्राम में भी आती है और 100 मिलीग्राम में भी आ रही है।
तो उस सूरत में वो कोई भी डोज जो है वो उसको दे सकता है। लेकिन आपकी आदत इतनी पुख्ता होनी चाहिए कि इवन दो ड्रग्स कि जिनकी ओनली वन स्ट्रेंथ जो है वो अवेलेबल है, उसके आगे भी आप उसकी स्ट्रेंथ लिख दें, सो दैट द चांसेस ऑफ डोज एरर जो है उसको मिनिमाइज किया जा सके। फिर 8 पॉइंट ये है कि इसमें डोजेज ऑफ लिक्विड preparations can sometimes create problem, but make sure that patient understand the measurement prescribed. For example, आप बच्चों में देते हैं 1 teaspoonful थ्राइस ए डे, टेबल स्पूनफुल थ्राइस ए डे, उसमें आपने उनको बताना है कि टी स्पूनफुल से क्या मतलब है और टेबल स्पून से आपकी क्या मुराद हो सकती है। और चम्मच का आपने हाफ देना है, 1/3 देना है या फुल देना है। एंड इन अदर केसेस कुछ जो ड्रग्स हैं उनमें मेजरमेंट जो ग्लासेस हैं वो अवेलेबल होते हैं, या जो वो चम्मच दे रहे होते हैं वो साफ नहीं होते हैं मेजरमेंट के लिहाज से, या ड्रॉपर के साथ अगर मेडिसिन दे रहे हैं तो उसमें मार्किंग हुई होती है। तो उसको आपने उनको क्लियरली बताना है कि आपने कहाँ तक जो है उसको डोज को देना है। फिर आपका जो मेजर इश्यूज आ रहा है उसमें हैंड राइटिंग का है। पुअर हैंड राइटिंग जो है इज ए प्रिवेंटिबल काज ऑफ डिस्पेंसिंग एरर। इसको हम ठीक कर सकते हैं। अगर आपके स्मॉल लेटर्स जो हैं वो उसमें इतने क्लियर नहीं हैं तो कोशिश करें कि कैपिटल लेटर में वो ड्रग जो है वो प्रिस्क्राइब कर दें। अगर आपकी पुअर हैंड राइटिंग होगी तो इट may result in little consequences, especially when prescribing looking alike drugs। उन ड्रग्स के हवाले से मैंने पहले भी आपको बताया कि जिनकी सिमिलर नेम है या सिमिलर साउंड है या दिखने में सिमिलर हैं, तो उनमें जो है प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। अब आप जब प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो उसमें देखना है कि जो आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो पेशेंट वो वाली मेडिसिन जिस तरीके से आप एडवाइस कर रहे हो उसी तरीके से उसको ले भी रहा है या नहीं ले रहा। कंप्लाइंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेशेंट को सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं और वो मेडिसिन यूज़ नहीं करता तो आपकी प्रिस्क्रिप्शन देने का उस पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं होता। पेशेंट की कंप्लाइंस जो है वो मल्टीपल रीजंस की वजह से कम होती है, तो आपने उन रीजंस को मिनिमाइज करना होता है जिसके साथ पेशेंट की कंप्लाइंस जो है वो बेहतर हो सकती है। कंप्लाइंस आप कैसे बेहतर कर सकते हैं कि पेशेंट्स लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है आपके ऊपर होना चाहिए। पेशेंट आप पे रिलाई करना चाहिए कि ये डॉक्टर साहब ने आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है वो उसकी तशखीस उसने बेहतर की है। अकॉर्डिंग टू दैट डायग्नोज ही हैज़ प्रिस्क्राइब दी मेडिसिन। सेकंड नंबर पे आपकी कम्युनिकेशन विद द पेशेंट है वो बेहतर होनी चाहिए। ये नहीं है कि पेशेंट आपको कंप्लेंट्स बता रहा है और आप मोबाइल पे बिजी हो या दूसरे पेशेंट की भी बात साथ में सुन रहे हो। एट वन टाइम लिसन ओनली वन पेशेंट वेरी केयरफुली कीनली, कि उसको लगे कि आप उसका प्रॉब्लम सुन रहे हो और उसको डायग्नोज करने की कोशिश कर रहे हो या डायग्नोज बेहतर कर रहे हो। फिर आपने अवॉइड करना है मल्टीपल ड्रग्स फॉर ए गिवन डिजीज़। एक डिजीज़ के लिए आपने कोशिश करें कि एक ही ब्रांड जो है वो यूज़ करें। फॉर एग्जांपल पेन किलर्स जो हैं आप प्रिस्क्रिप्शन में 3-4 पेन किलर्स ही उसको लिख रहे हो जो कि अनएथिकल भी हो जाता है, तो उसमें पेशेंट की कंप्लाइंस जो है वो बेहतर नहीं होती। उसकी वजह ये है कि जब पेशेंट मेडिकल स्टोर्स पे जाते हैं या फार्मासिस्ट के पास जाते हैं तो उनसे भी एक दफ़ा आपके प्रिस्क्रिप्शन को पूछ रहे होते हैं कि ये इसमें क्या है। जब उन्होंने बताना है कि ये पेन किलर्स हैं तो उसमें वो जो है उसको कंप्लाइंस नहीं करता और वो मेडिसिन जो है वो यूज़ नहीं करते।
फिर आपने अवॉइड मल्टीपल डोजेज ऑफ ए सिंगल ड्रग, आपने एक ही ड्रग की मल्टीपल डोजिंग जो है उनसे अवॉइड करना होता है। कोशिश करें कि उसको वो वाली ड्रग प्रिस्क्राइब करें जो ओडी डोज में हो, वंस डेली लेने हो, या बीडी डोज में हो। या इसका बेहतरीन हल जो है आजकल जो है उसमें ये आ गया है कि उसमें कम्बिनेशन के साथ मुख्तलिफ ड्रग्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ के हवाले से कम्बिनेशन आ रहे हैं ड्रग्स के, हाइपरटेंशन के हवाले से कम्बिनेशन जो हैं वो ड्रग्स के आ रही हैं, जो कि जिनसे पेशेंट की कंप्लाइंस जो है वो बेहतर हो रही है। फिर आपने कोशिश करनी है कि यूज़ ड्रग्स विद लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स, जो आपके नॉलेज के मुताबिक जिनके कम साइड इफ़ेक्ट हैं और बेनिफिशरी है टू दैट डिजीज़ अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, पेशेंट के लिहाज से, पेशेंट की डायग्नोज के हवाले से जिसके लीस्ट साइड इफ़ेक्ट हैं वो वाली ड्रग आपने प्रिस्क्राइब करनी है। फिर आपने कंसिडर कॉस्ट ऑफ द ड्रग्स अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स इकोनॉमी, आपने ये भी देखना है कि पेशेंट अफोर्डिंग है या नॉन अफोर्डिंग है, और अगर नॉन अफोर्डिंग है तो पहले उसको बता देना है कि आपको कॉस्टली मेडिसिन अगर रिक्वायर्ड है तो उसको बता देना है कि आपको कॉस्टली मेडिसिन चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो या उसको अरेंज कर सकते हो तो मैं आपको लिख देता हूँ, अदरवाइज़ उससे मुतबादल जो ब्रांड है विद लो प्राइस, लो कॉस्ट, वो आप उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर आपने लास्ट में उसको काउंसलिंग करनी है फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज़ के हवाले से। फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, या क्रॉनिक डिजीज़ के कोई भी पेशेंट्स हैं, तो उनको आपने बताना है कि आपकी डिजीज़ जो है क्योर कंट्रोलेबल है, क्योर नहीं है, आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी फॉर लाइफ लॉन्ग, उसी तरीके से लेनी पड़ेगी जस्ट लाइक आप फूड ले रहे हैं या अपना ड्रिंक वाटर ड्रिंक कर रहे हैं या बाकी चीज़ें ले रहे हैं, तो उसी तरीके से उसकी काउंसलिंग आपने इतने अच्छे तरीके से करनी है कि उसको लगे कि वो मेडिसिन नहीं ले रहा है, एक रूटीन वाला काम जो है वो कर रहा है, स्पेशली फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज़ के हवाले से। फिर इसमें आ जाती हैं OTC ड्रग्स, ओवर दी काउंटर ड्रग्स आर द ड्रग्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द मेडिकल स्टोर्स विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर। आप देखते हो कि मेडिकल स्टोर्स पे लोग जाते हैं, पैरासीटामोल दे दें, डिस्प्रिन दे दें, एस्प्रिन दे दें, कफ सिरप्स जो हैं आपके, मुख्तलिफ़ किस्म के पेन किलर्स जो हैं, एंटीबायोटिक्स जो हैं, अमोक्सल या ऑगमेंटन, ये वो वाली मेडिसिन जो लोगों को असबर है वो खुद से ले रहे हैं, लेकिन ये सारी OTC ड्रग्स नहीं हैं। OTC ड्रग्स सिर्फ वो हैं जिनको FDA ने अप्रूव किया है कि ये ओवर द काउंटर आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर और एनी स्पेशलिस्ट आप दे सकते हैं। वो उसकी कैटेगरी है, अलग से कैटेगरी बनाई हुई है, ये सारी ड्रग्स उसमें फॉल नहीं करती। OTC ड्रग्स की जो खसूसियात हैं वो क्या होती हैं, वो रीजनेबली भी सेफ़ होती हैं, उनकी वेल टॉलरेटेड होती हैं, उनके हैव ए लिटल और नो अब्यूज़ पोटेंशियल, and use in a disease required no direct supervision of डॉक्टर। उस पर हम ओवर द काउंटर ड्रग्स जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। फिर ये कुछ एप्लीकेशंस हैं आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल TDS PC 3 times a day आफ्टर मील, TID या TDS AC 3 times a day before meal, SOS means when needed, स्टैट उसी वक्त सिर्फ देनी है, उसके बाद आपने उस डोज को रिपीट नहीं करना। HS मीन एट बेड टाइम, ये मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो आपने प्रिस्क्रिप्शन पे या चार्ट पे जो हॉस्पिटल के होते हैं उसमें आपने मेंशन
की होती है। दिस इज ऑल अबाउट our today's lecture.